नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी क्लास है। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश राज में हरियाणा खालिस्तान में पंजाब का हिस्सा बना। यानी ब्रिटिश राज के टाइम की बात करते हैं, जो हरियाणा था ना, ये पंजाब का हिस्सा कब बना? 1858, 1832, 1803 या 1899 या फिर अप्रत्याशित। अप्रत्याशित का मतलब होता है जब हम का मतलब स्टूडेंट, अगर कैंडिडेट इसका जवाब नहीं देना चाहता, तो अब हमारे क्या करना पड़ेगा? इसका ई ऑप्शन लिखना पड़ेगा। चारों में से कोई जवाब नहीं देना चाहते, तो इसका ई ऑप्शन लिखना पड़ता हमारे को। पहले ऐसा नहीं था, अब इसका ऑप्शन ई लिखना पड़ेगा अगर हम किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। तो हमें बताना पड़ेगा ब्रिटिश राज में जो हरियाणा पंजाब का हिस्सा कब बना। तो ये पंजाब का हिस्सा बना था 1858 के अंदर। क्या बोला मैंने? ये पंजाब का हिस्सा बना था 1858 के अंदर। जो 1857 में क्रांति हुई थी ना, 1857 में क्रांति हुई थी। क्रांति के बाद ये किसका हिस्सा बन गया था? पंजाब का हिस्सा बन गया था। लेकिन इससे पहले क्या बोला मैंने? इससे पहले किसका हिस्सा था? ये दिल्ली का हिस्सा होता था। किसका हिस्सा होता था? दिल्ली का हिस्सा होता था। और ये पंजाब का हिस्सा ना, ये 1858 से लेके 1947 तक ब्रिटिश का शासन था यहाँ पे। तो ब्रिटिश के अंडर ही रहे हैं हम। 1858 से 1947 में ब्रिटिश के अंडर रहे। लेकिन जो हरियाणा हिस्सा था वो पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। उससे पहले 1858 से पहले दिल्ली का हुआ करता था। एग्जामिनर किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। लेकिन हम आजाद हुए मतलब पंजाब से अलग हुए, कब हुए थे? पंजाब से अलग हुए थे, हमारा जो विभाजन हुआ था, पंजाब का 2 भागों में टूट गया था, पंजाब और हरियाणा। ये हुआ था 1966, 1 नवंबर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कुछ चीज़ें थोड़ी और समझ लेते हैं। कैपिटल है इसकी चंडीगढ़ अपनी, चंडीगढ़। जिले कितने हैं? कई बार एग्ज़ाम के अंदर पूछ लेता है, 22 जिले। देखो क्वेश्चन एग्ज़ामिनर कैसे बना सकता है। पहले जिले कितने बने थे जब हरियाणा 1966 में पंजाब से अलग हुआ था? इसमें 7 जिले बने थे। और जो हमारा राजकीय पशु है वो है काला हिरण। क्या बोलेंगे? काला हिरण अपना राजकीय पशु है। अगर हम पक्षी की बात करते हैं, ये है ब्लैंके फ्रैंकोलिन। क्या बोलेंगे? ब्लैंके फ्रैंकोलिन। लिख लेना इन क्वेश्चनों को। राज्य पुष्प है अपने पास है कमल। राज्य पुष्प है कमल। राजकीय वृक्ष की बात करते हैं तो पीपल को हम क्या बोलते हैं? राजकीय वृक्ष के रूप में जानते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? सबसे कम वर्षा की बात करते हैं। सूखा इलाका कहाँ पे है अपना? सिरसा है, झज्जर है, फरीदाबाद है या उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर अप्रत्याशित है। प्रत्याशित का मतलब बताया था मैंने, हम चारों में से कोई जवाब नहीं देना चाहते, तो इसका मतलब ऑप्शन लिखना पड़ेगा। बट हमें जवाब तो देना पड़ेगा, नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं। तो इसका सही जो आंसर रहेगा ये रहेगा अपने पास से सबसे कम वर्षा वाला जो अपने पास से जिला है ये सिरसा। सबसे ज्यादा अगर बरसात होती है, देखो सबसे बड़ा जिला भी यही है अभी। क्या बोलेंगे? सबसे बड़ा जिला भी यही है। अगर हम सबसे कम वर्षा की सबसे ज्यादा वर्षा की बात करते हैं, यह होती है यमुनानगर में। कहाँ पे होती है? यमुनानगर। यमुनानगर में एक जगह आती है जिसको हम छछरौली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छछरौली की जगह के नाम से जगह आती है। इसमें बहुत ज्यादा बरसात होती है हरियाणा के अंदर। हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है किसको? छछरौली को। और ये कहाँ पे है? ये है यमुनानगर के अंदर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, नाहर सिंह खालिस्तान के शेर के नाम से लोकप्रिय थे। किसके नाम से लोकप्रिय थे? कहाँ के थे ये? देवगढ़ के, बल्लभगढ़ के, नारनौल के या इनमें से कोई नहीं या फिर अप्रत्याशित। अगर हम नाहर सिंह की बात करें ना, तो इसका जो खास भूमिका रही ना, बहुत ज्यादा अगर हिस्सा रहा 1857 की क्रांति में, बहुत ज्यादा अच्छा हिस्सा रहा है इसका। इन्होंने बहुत अच्छा अपने आप के सेना, बहुत अच्छा नेतृत्व दिया है ना 1857 क्रांति में। कई बार एग्जामिनर इसका जन्म पूछ लेता, तो इसका जन्म कहाँ पे हुआ था? इसका जन्म हुआ था बल्लभगढ़ के अंदर। कहाँ पे? इसको नाहर सिंह को किसके लिए? बल्लभगढ़ के शेर के नाम से लोकप्रिय थे ये। अगर हम उसकी बात, इसका जो जन्म हुआ था ना, ये कब हुआ था? एग्जामिनर पूछ लेता कई बार 1823 के अंदर। कब हुआ था इसका जन्म? 1823 के अंदर। 2-3 क्वेश्चन और पूछ लेता है एग्जामिनर। जो अपने पास नाहर सिंह के नाम से एक स्टेडियम भी है। क्या बोलेंगे? नाहर सिंह के नाम से एक स्टेडियम भी है। क्या बोला मैंने? स्टेडियम भी है। ये स्टेडियम देखो अगर हम कनेक्ट करेंगे कहाँ पे है, हम सोचेंगे कहाँ पे? बल्लभगढ़ में नहीं, बल्लभगढ़ में नहीं, ये है फरीदाबाद में। कहाँ पे है? फरीदाबाद के अंदर है। फिर एक चीज और बन जाती है,
नाहर सिंह के नाम से एक वन्यजीव अभयारण्य भी है। वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पे है? हम सोचे कहाँ पे? फरीदाबाद में, नहीं जी, फरीदाबाद में नहीं है, बल्लभगढ़ में भी नहीं है, ये कहाँ पे है? ये है रेवाड़ी के अंदर। कहाँ पे? रेवाड़ी के अंदर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और है, हरियाणा में इसको बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं, किसके? नाहर सिंह के दिन को। बलिदान दिवस या शहादत का दिन भी मनाया जाता है इसके रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, एशिया की सबसे बड़ी कागज या फिर चीनी मिल हरियाणा के किस जिले में है? अगर हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, एशिया की बात कर रहे हैं, कहाँ पे? ये यमुनानगर के अंदर है, पंचकूला के अंदर है, भिवानी के अंदर है या फिर जींद के अंदर है, अप्रत्याशित। अगर हम बात करते हैं एशिया की सबसे बड़ी कागज और चीनी मिल, अगर हम कागज और चीनी मिल की बात करें तो ये है अपने पास है यमुनानगर के अंदर। जो अपने पास है ना, कौन सी? जो चीनी मिल है, शुगर मिल जिसको हम बोलते हैं, इसकी स्थापना एग्जामिनर पूछ लेता है। डेट्स हमें याद करने पड़े, कुछ डेट्स अगर हम बार बार याद करते रहेंगे तो दिमाग के अंदर फिट हो जाएंगे वो। ये कब की थी? 1933 के अंदर हुई थी। किसकी? चीनी मिल की, शुगर मिल जिसको हम कहते हैं। अगर हम ये अगर कागज की बात करते हैं तो बिल्ट के नाम से जानते हैं, क्या बोलेंगे? बिल्ट पेपर मिल के नाम से जानते हैं इसको। ये है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1929 के अंदर हुई थी। और एक चीज और है यहाँ पे जो काफी फेमस है, यमुना गैस लिमिटेड के नाम से, क्या बोलेंगे? यमुना गैस लिमिटेड के नाम से भी प्रसिद्ध है ये। ये कब हुई थी? इसकी हुई थी 1973 के अंदर। तीनों पूछ सकता है, क्या क्या पूछ सकता है? यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। अगर कागज मिल की बात करते हैं तो 1929 के अंदर। चीनी शुगर मिल कहाँ पे? 1933 के अंदर। इसको हम बिल्ट पेपर मिल के नाम से भी जानते हैं, किसको? कागज मिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सी झील एक वन्य जीव अभ्यारण्य है? बड़कल झील, दमदमा झील, भिंडवासा या फिर करनाल सरोवर, अप्रत्याशित। अगर हम बात करते हैं ना कौन झील एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, अगर हम बात करते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य की, तो ये अपनी भिंडवासा है। क्या है ये? भिंडवासा झील है। ये कहाँ पे है? ये झज्जर, झज्जर के अंदर है। कहाँ? ये झज्जर के अंदर। झज्जर के अंदर कहाँ मानी जाती है? लगभग झज्जर से कितना किलोमीटर दूर पड़ती है? ये 15 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है झज्जर से। और इसकी स्थापना की थी ना एग्जामिनर, देखो पता है, सब बच्चे पढ़ लेते हैं, इसकी झज्जर में है, लेकिन इसकी स्थापना ही पूछ लेते हैं। ये कब हुई थी? 1986 के अंदर। कब हुई थी? 1986 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और 2009 के अंदर, है ना, 2009 के अंदर, ये डेट याद कर लेना, 2009 के अंदर, जून 2009 में यह भारत सरकार द्वारा एक पक्षी विहार के रूप में भी घोषित कर दिया गया था। किसके रूप में? पक्षी विहार के रूप में भी क्या कर दिया था? इसको घोषित कर दिया गया था। अगर इसका क्षेत्रफल की बात करें तो ये लगभग कितना है? 4.12 किलोमीटर है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। यानी भिंडवासा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? अपना झज्जर के अंदर है। दमदमा की बात करते हैं, ये अपने फरीदाबाद के अंदर है। भिंडवासा ये करनाल के अंदर है। और बड़खल झील की बात करते हैं, बड़खल झील कहाँ पे? फरीदाबाद। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर निलंबित नहीं किए जा सकते? अगर हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, जो अपने मौलिक अधिकार हैं, ये भाग नंबर 3 के अंदर आते हैं। जो हमारा संविधान है ना, उसमें भाग नंबर 3 के अंदर आते हैं। और ये कितने हैं? कहाँ से? 12, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक हमारे क्या हैं? फंडामेंटल राइट्स हैं। भाग नंबर 3 के अंदर मौलिक अधिकारों में किसकी बात की गई है? अब यहाँ पे आपातकाल की बात की गई है। आपातकाल में घोषित होने पर निलंबित नहीं किया जा सकता। किसको? अनुच्छेद 20 व 21 को, 21-22 को, 22-23 को या फिर 19-20 को। बड़े ध्यान से समझना, एक बात बताता हूं आपको। आपातकाल होती है ना, ये देश में जब आपातकाल लगती है, किस आर्टिकल के तहत लगती है? इसके लिए आर्टिकल है 352। एक चीज और बताता हूँ साथ साथ में, 352 आर्टिकल के तहत एक बात और कही गई है। अगर नेशनल इमरजेंसी, जिसको हम राष्ट्रीय आपात बोलते हैं, लगेगी ना 352 आर्टिकल के तहत, तीन आपात होती हैं, 352, 356, जिसको राष्ट्रीय, ये अपने पास 356 राष्ट्रीय आपात है, जिसको नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं। ये अपने पास जिसको संवैधानिक
इमरजेंसी बोलते हैं 356 को, या फिर इसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। तीसरे एक और नाम से जानते हैं इसको, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इसको बोलते हैं। एक अपने पास इमरजेंसी है 360, जिसको हमें वित्त यानी फाइनेंस इमरजेंसी बोलते हैं। ये अभी तक नहीं लगी। अब हम बात करते हैं अपनी इसकी आपातकाल के दौरान। एक चीज और है यहाँ पे 352 आर्टिकल के तहत, जो राष्ट्रपति अगर आपातकाल लगाएगा ना, क्या बोला मैंने? राष्ट्रपति अगर आपातकाल लगाएगा, राष्ट्रपति लगा सकता है, राष्ट्रपति ही इसकी घोषणा करता है। ये कैबिनेट वर्ड है, क्या बोलेंगे? कैबिनेट की मंजूरी पे ही लगा सकता है। राष्ट्रीय आपात कैबिनेट की मंजूरी पे लगती है। जो कैबिनेट वर्ड है ना, ये 352 आर्टिकल के तहत आता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। अब 2-3 बातें और समझ लेते हैं। इसमें से कौन से फंडामेंटल अपने निलंबित नहीं करा सकते? आर्टिकल हमारे पास कौन से हैं वो? 2 आर्टिकल अपने पास है, 20 और 21 को क्या नहीं कर सकते हमें? हम का मतलब जो प्रेसिडेंट सॉरी ना, राष्ट्रीय आपात लगेगा ना, इमरजेंसी के दौरान इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। 2 आर्टिकल और पढ़ लेते हैं। एक अपने पास है आर्टिकल 358, याद कर लेना इसको। 358 आर्टिकल के तहत जो अपना आर्टिकल 19 होता ना, जिसमें बोलने का, क्या बोलते हैं? बोलने का और अपने भाव को एक्सप्रेस करने की बात कही गई है। फ्रीडम ऑफ ए स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कही गई है। ये जैसे ही आपकी 352 इमरजेंसी लगती है, इसके तहत 358 आर्टिकल के तहत जो 19 आर्टिकल है ना, ये अपने आप मतलब खुद से ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? सस्पेंड हो जाता है, मतलब निलंबित हो जाता है। किसकी बात कही? 319 358 के तहत कौन सा आर्टिकल? 19 आर्टिकल। 300 जैसे 352 इमरजेंसी लगी, 352 की इमरजेंसी के दौरान, राष्ट्रीय आपात के दौरान 358 आर्टिकल के तहत जो 19 आर्टिकल है ना, सबक क्या हो जाएगा? सस्पेंड हो जाएगा। एक आता है 359 आर्टिकल। 359 आर्टिकल, इस आर्टिकल में क्या कहा गया है? जो आपके पास जो प्रेसिडेंट है ना, क्या बोला? जो प्रेसिडेंट है, वो किसी भी आर्टिकल को सस्पेंड कर सकता है, ऑर्डर जारी कर सकता है सस्पेंशन के लिए, किसी भी आर्टिकल को सस्पेंड कर सकता है। लेकिन सिर्फ 2 आर्टिकल ऐसे हैं आपके पास है, आर्टिकल 20 व 21, जिनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। फंडामेंटल राइट की बात करी हमने, कहाँ से? 22 से लेके 35 आर्टिकल नंबर 22 से 35 है, भाग नंबर 3 के अंदर कहाँ से लिए गए? यूएसए से लिए गए। कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित? जो अपने पास आर्टिकल 32 है ना, वो किससे संबंधित है? केंद्र सरकार से संबंधित है, राज्य सरकार से संबंधित है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार संबंधित है, राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत मतलब डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एक तरह की गाइडलाइन है, पिछली क्लास में मैंने बताया था। अब जब हमने अभी अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर बात की है आर्टिकल 32, कहां से की थी? आर्टिकल 12 से लेके 35, 12 से लेके 35 तक है। तो इसमें राज्य सरकार का तो काम खत्म हो गया, केंद्र सरकार का भी काम खत्म हो गया, नीति निर्देशक तत्वों का काम खत्म हो गया। ये कहां से है? अभी सुन लो, ये है 36 से लेके 51 तक, डीपीएसपी, डीपीएसपी, डीपीएसपी कौन से आर्टिकल में? 36 से लेके, पहले फंडामेंटल राइट्स अपने पास, फिर है डीपीएसपी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं। ये कौन से में? ये भाग नंबर 3 था और ये भाग नंबर 4 है। बड़े ध्यान से समझना, 2-3 बातें इसके अंदर समझाने की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार-बार एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, बड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनेंगे इससे। कैसे? ये अब समझ में आ गया ना हमारे पास? यानी 12 से लेके अगर 35 तक बात करते हैं, तो हमारे पास क्या है? ये फंडामेंटल राइट्स है। अब इसके अंदर क्या है? अगर मान लेते हैं हमारे संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं 12 से 35 तक, उन्हीं के अंदर, उन्हीं की किसके लिए? रक्षा के लिए एक आर्टिकल रख दिया, जिसको हम 32 आर्टिकल बोलते हैं। अगर किसी भी पर्सन का, किसी भी व्यक्ति का अगर फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार क्या होता है? वायलेट होता है, उल्लंघन होता है, वो क्या कर सकता है? वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। क्या कर सकता है? वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। जिसके भी फंडामेंटल राइट्स है, क्या होता है? हनन होता है।
अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे ना, क्या बोला मैंने, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो स्यूमोटो एक्शन, क्या बोलेंगे, स्यूमोटो एक्शन ले सकता है, खुद से ही, क्या बोला मैंने, खुद से ही एक्शन ले सकता है सुप्रीम कोर्ट चाहे तो, किसी के फंडामेंटल राइट्स हनन होते हैं। जब मणिपुर का क्या हुई थी, मणिपुर मणिपुर की हिंसा हुई थी ना, उसके अंदर हमने उस महिला का देखा होगा, निवस्त्र वीडियो बनाया गया था। हमारे संविधान के अंदर एक बात कही गई है, जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान, इनके आधार पर हम किसी को क्या नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। इसलिए क्या कह रहा सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला था, भैया तो तुम एक्शन ले लो, नहीं तो फिर हमारे को एक्शन लेना पड़ेगा। वहां पे क्या था, किसी मतलब महिला का क्या हो रहा था, वहां फंडामेंटल राइट्स हनन हो रहा था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सुमो एक्शन लेना पड़ा था वहां पे। या फिर एक और ऑप्शन होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्या बोलेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर कर सकते हैं कोई भी बंदा जाके, भाई किसी के फंडामेंटल राइट हनन होते हैं ना, तो हम उसके पीआईएल के जरिए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट ले सकता है, रिट जारी कर सकता है, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट है ना, इसके तहत क्या बोला मैं, सुप्रीम कोर्ट जो सुमो एक्शन लेता है ना, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ये या तो क्या करेगा सुमो एक्शन ले टाइम, या तो अपनी डायरेक्शन जारी करेगा, डायरेक्शन देगा किसी को, या फिर ऑर्डर जारी करेगा, या फिर तीसरी चीज है रिट जारी करेगा। क्या बोलेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट है ना 32 आर्टिकल के तहत किसी के फंडामेंटल राइट का हनन होता है, या तो डायरेक्शन देगा, या ऑर्डर देगा, या फिर रिट जारी करेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया। अब फिर क्वेश्चन बनता है हमारे पास, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है? जी नहीं, ये हाई कोर्ट्स के भी पास पावर होती है। हाई कोर्ट्स के लिए आर्टिकल बना है 226, यानी 226 आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट भी क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। एक और चीज बताता हूं मैं, रिट जारी करने की जो पावर होती है ना, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ रिट जारी कर सकता है फंडामेंटल राइट्स के हनन होने पे। लेकिन जो हाई कोर्ट्स होते हैं, वो जो रिट जारी करते हैं वो फंडामेंटल राइट के हनन होने पे तो रिट जारी करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी किसी मैटर पे भी क्या कर सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं। कौन? जो हाई कोर्ट्स होते हैं। अब कहेंगे तो रिट जारी करने की जो पावर है, ये सुप्रीम कोर्ट की कम है, किसकी तुलना में, हाई कोर्ट्स की तुलना में। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। क्वेश्चन बन सकता है, जो रिट जारी करने की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा है या फिर हाई कोर्ट्स की, तो हम कहेंगे हाई कोर्ट्स, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के हनन होने के साथ साथ वो किसी अदर मैटर पे भी रिट जारी कर सकता है। कौन? हाई कोर्ट्स। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारतीय संविधान का भाग नंबर 4 एक कितने मौलिक कर्तव्य, किसकी बात की है, निर्दिष्टित करता है, मौलिक कर्तव्य की बात की है। ये अपने पास है फंडामेंटल ड्यूटीज, क्या बोला मैंने, फंडामेंटल ड्यूटीज। मैंने पहले फंडामेंटल राइट्स की बात की, जो भाग नंबर किस में आता है, यहां पे लिख देता हूं फंडामेंटल राइट्स, भाग नंबर 3 में था ये। उसके बाद हमने डीपीएस भी पढ़े, डीपीएस भी पढ़े, ये किस भाग के अंदर आते हैं, ये भाग नंबर 4 के अंदर आते हैं। और 4 के अंदर संशोधन करके, क्या बोला मैंने, ये अगर किसी भी पार्ट के अंदर किसी भी आर्टिकल के साथ ये अगर दे रखा ना, ए दे रखा है, बी दे रखा, सी दे रखा है, या कोई क्लोज दे रखा है, इसका मतलब क्या है, ये बाद में संविधान के अंदर संशोधन करके बनाई गई चीज है, संशोधन करके डाली गई चीज है हमारे संविधान के अंदर। तो इसका मतलब है संविधान में संशोधन हुआ तभी तो भाग नंबर 4A बना है। तो ये संशोधन कब हुआ था, ये संशोधन हुआ था 1976 में। मैंने कल वाले क्लास के अंदर बताया था 1976 के अंदर संविधान संशोधन हुआ था, वो हुआ था 42वां संविधान संशोधन। और जो 42वां संविधान संशोधन था ना, इसके अंदर जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज डाली गई थी, ये फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी थी, पहले 10 थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी डाली गई थी। उसके बाद एक और संविधान संशोधन करके, कौन सा संविधान संशोधन करके, एक संविधान संशोधन हुआ था 2003 के अंदर, जिसको हम 86वां संविधान संशोधन बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, संविधान संशोधन, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं। मैंने कल भी बताया था, जो संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो केवल और केवल संसद के अंदर आती है, संसद के पास ही अधिकार है संविधान में संशोधन करने का। 42वां संविधान संशोधन हुआ था, बता दिया मैंने। इसके अंदर जो हमारे मौलिक कर्तव्य है ना, जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं, ये जोड़े गए थे। कितने फंडामेंटल ड्यूटीज थी अपने पास, पहले
जब संविधान के अंदर डाली गई, ये 10 थी। उसके बाद एक फंडामेंटल ड्यूटीज और डाल दी थी 2003 के अंदर, एक संविधान संशोधन करके। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन करके। तो फिर कितनी बना दी? 11 बना दी गई। अब ये क्वेश्चन आप दो तरीके से कर सकते हो। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज डाली ना 11वीं, ये कौन सी थी? यानी 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों को जो माता-पिता है ना, उनकी ड्यूटी बनेगी, वो क्या देंगे उनको? एजुकेशन प्रोवाइड कराएँगे। उम्मीद करता हूँ ये बात भी समझ में आ गई होगी। 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों के को क्या दिलाई जाएगी? एजुकेशन दिलाई जाएगी। अगर ह क्वेश्चन मैं कह रहा था, मौलिक करते हुए पहले कितने थे? 10 थे, बाद में 1 जोड़ दिया गया था। अगर हम बात करते हैं प्रारंभिक रूप से मौलिक करते हुए कितने थे? 10 थे, बाद में 1 बना दिया गया था। तो एग्ज़ामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रारंभिक रूप से 1976 के 42वें संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो आपका सही जवाब रहेगा 10। क्या रहेगा? इसका जवाब रहेगा आपका 10। बाद में 1 और जोड़ दिया गया था, फिर अपने 11 बन गए थे। अगर बोले करंट में कितने हैं, अभी-अभी कितने हैं, तो 11 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध कैसे हुआ था? स्कूलों में पढ़ना छोड़कर सरकारी पदों में को वापस कर लिया, या फिर खिलाफत कमेटी बना दी गई? उपयुक्त सभी। अगर हम बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की, खिलाफत आंदोलन में जो विरोध किया गया था ना, वो कई तरीके से किया गया था। ये खिलाफत आंदोलन का जो संबंध है ना, ये जो अपना प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, अपना तो क्या था? विश्व युद्ध था। कब से? 1914 से लेके 1918 तक चला था। कब तक चला था? 1918 तक चला था। इसके अंदर एक बात हुई थी, जिसमें क्या-क्या था? यूनाइटेड किंगडम ने, यूके ने, ब्रिटेन ने, जो तुर्की था ना, क्या बोला मैंने? तुर्की, उसके अंदर एक खलीफा का पद होता था। जो खलीफा पद था ना, ये मुसलमान अपने इसको धार्मिक गुरु मानते थे। बहुत बड़ा पद मानते थे इसको। धार्मिक गुरु के रूप में दे, यानी भगवान के बाद अगर बात करते थे ना, तो इसी पद की बात करते थे वो। तो दूसरे विश्व युद्ध में जब यूके जीता ना, ब्रिटिश जीते, तो उन्होंने इस पद को क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। खत्म जैसे क्या? तो किसमें? मुसलमानों में इसमें रोष पैदा हो गया, और जैसे ही खत्म हुआ ना ये, उसके बाद खिलाफत आंदोलन बनाया गया था। खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। 2 भाई थे जिसको अली बंधु के नाम जानते हैं। क्या जिसके नाम जानते हैं? अली बंधुओं के नाम जानते हैं। एक का नाम था शौकत अली, क्या बोला मैंने? शौकत अली, और एक का नाम था मोहम्मद अली। दोनों भाइयों ने क्या किया था? खिलाफत आंदोलन का शुरुआत की थी। यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, और स्कूलों में पढ़ाना छोड़ दिया गया था। विरोध करने के तरीके थे, इसका सही आंसर क्या रहेगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भूमध्य रेखा के समांतर जो काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? अब भूमध्य रेखा ये क्या मामला है? देखो, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। अगर हम अपने अर्थ की बात करते हैं, ये अपना अर्थ हो गया। अगर इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, हमने ये कर दिया जी। बिल्कुल 2 भाग में डिवाइड कर दिया। एक को बोलते हैं नॉर्थ पोल और एक को बोलते हैं साउथ पोल। सॉरी, अगर इसको बोलते हैं नॉर्थ, ऊपर इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। ऊपर नॉर्थ पोल मानते हैं, नीचे हम साउथ पोल मानते हैं। 2 भागों के अंदर काट दिया। एक हो गया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक हो गया हमारा सदर्न हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। यानी एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। अगर बीच में से बिल्कुल सब, अगर 2 भागों में हमारी अर्थ को, धरती को 2 भागों में कौन सी लाइन काटती है? भूमध्य रेखा। सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा। 2 भागों में काटती है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, तो भूमध्य रेखा। इसके समानांतर बात कही गई। अगर इसके समानांतर का मतलब होता है कि साथ-साथ जो रेखाएँ खींची जाती है ना, ऐसे-ऐसे, इनको कौन-सी रेखाएँ बोलते हैं? इनको बोलते हैं, क्या अक्षांश बोलते हैं, समताप रेखा बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं, समदाब बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं जी, साथ-साथ खींची गई है, इसको बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलेंगे इनको? अक्षांश। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। आप क्वेश्चन देख लेना एग्ज़ाम के अंदर, आप इंग्लिश में पढ़ लेना। इसको बोलते हैं लैटीट्यूड। क्या बोलेंगे? लैटीट्यूड बोलते हैं इसको। लैटीट्यूड का मतलब होता है, याद रखने की तरीका सही, लैटीट्यूड का मतलब होता है लेटा हुआ। क्या बोलेंगे इसको? लेटा हुआ। और जो आपका लॉन्गिट्यूड होता है, उसको बोलते हैं देशांतर। क्या बोलेंगे उसको? देशांतर। देशांतर का मतलब होता है जो लंबा खींचा जाता है। क्या बोलेंगे? जो लंबी रेखाएँ होती है ना, इनको बोलते हैं देशांतर, और जो भूमध्य रेखा के समांतर खींचते हैं, उनको बोलते हैं अक्षांश। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और समताप का मतलब समान ताप को जोड़ने वाली रेखाएँ होती हैं किसी भी क्षेत्र पे, और समान जो दाब को जोड़ेगी उसको समदाब रेखा बोलते हैं। देशांतर क्या होती हैं? ये जो होती है लॉन्गिट्यूड, मतलब खड़ी हुई रेखाएँ, जिसको क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। अक्षांश लेटी हुई, मतलब जो आपकी रेखाएँ हैं, ये किसके समानांतर होती हैं? आपकी भूमध्य रेखा के। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास,
पृथ्वी को कई धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों से बचाने के लिए पृथ्वी को का रक्षक कौन है अपने पास? बृहस्पति है, यूरेनस है, मंगल है या फिर शनि है? जो क्षुद्र ग्रह है ना वो कहाँ पाए जाते हैं? एक एस्टेरॉयड बेल्ट भी पाई जाती है, या आपने इसका जो जवाब देना कमेंट बॉक्स में देना है, और इसका जो सही मैं जवाब बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा, तब तक आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना। आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो आप कमेंट कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, मन करे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगर सुनो एक चीज और है, अगर आपने इसकी पीडीएफ लेनी है, क्या बोला मैंने, पीडीएफ की बात करते हैं, तो सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाके इसको पीडीएफ को ले लेना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।